किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस वक्त हम भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में हैं और आप जानते हैं कि इस समय दलहनी फसलें जो है आपके खेतों में लहरा रही हैं। सामयिक तौर पर दलहनी फसलों में क्या क्या सावधानियां बरती जाएं ताकि आपको एक बेहतर उपज प्राप्त हो सके। जी हाँ किसान भाइयों, आज के अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं जो खेतों में खड़ी हैं। इस समय अरहर, चना, मसूर और मटर 4 दलहनी फसलें इस समय खड़ी हैं, जिन पर की विभिन्न परिस्थितियों में है। कुछ जो है फलियों की स्थिति में, जैसे कि मटर और मसूर फलियां लग चुकी हैं। अरहर में इस समय जो है फूल आ रहा है और चना में भी फूल की अवस्था है। तो इनमें विभिन्न सामयिक कार्य जो है विभिन्न प्रकार से किए जा सकते हैं। अरहर की फसल की अगर हम बात करें तो सामयिक तौर पर इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं? देखिए, किसान भाइयों को जो है अरहर के खेत में विशेष करके सावधानी ये बरतनी है, क्योंकि अभी पिछले जो हमारा दिसंबर से लेकर के और अभी जनवरी तक करीब 10-12 जनवरी तक कोहरे का बहुत भयंकर प्रकोप था और उस कोहरे के प्रकोप से जो है अरहर किसान भाई देखे होंगे उनका फूल पूरी तरह से झड़ गया। और फूल झड़ने से जो है अरहर में जो फूल अब जो है दोबारा जैसे मौसम खुला है तो फूल आ रहा है और फूल आने पर जो है ना उसमें फलियां बनेंगी। तो फलियां और फूल के ही अवस्थाओं में हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि उनके फली बेधक जो कीट आता है, जिसमें कि फलियों में जो है नुकसान हो जाता है, छेद हो जाता है और फलियां जो है उससे दाने कम बनते हैं और 30 से 40% जो है हमारी अरहर की उत्पादकता जो है प्रभावित होती है। तो ऐसे में किसान भाई जो है उसके लिए एक दवा है जिसका नाम है इंडोक्साकार्ब। फूल और फलियों की जब अवस्था है नहीं कि फलियां पूरी तरह से लग जाएं, तब उस समय दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी, माने अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो 2 ढक्कन दवा डालकर किसान भाई छिड़काव कर दें। तो ये छिड़काव जो है फरवरी के प्रथम पखवाड़े में अवश्य कर दें, जिससे कि जो कीड़े की जो संख्या है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और हम अरहर को अच्छी पैदावार अरहर से प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अरहर की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसकी कटाई के बाद किसान भाई गेहूं की बुआई कर सकते हैं? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने बहुत बढ़िया इस पर काम किया है। एक बौनी प्रजाति है जिसकी की ऊंचाई केवल 4 फीट की होती है किसान भाइयों, और ये बुआई आपको जुलाई में करनी है। माने इसमें कोई ये नहीं कि इसको हम पलेवा करके पहली मतलब ये है कि मई या जून में जो हम लोग उपास 120 जो हम लोग अगेती अरहर खेती करते हैं उस तरह की इसकी बुआई नहीं करनी है। इसको हम जुलाई के प्रथम पखवाड़े से लेकर के द्वितीय पखवाड़े तक जब भी वर्षा होती है उसमें बुआई करके हम 120 से 25 दिन में इसकी फसल काट सकते हैं, जिसका नाम ICP 67B है। और ये लगभग जो है 12 से 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। साथ ही साथ 10-12 दिसंबर तक इसकी कटाई हो जाती है और सामयिक जो गेहूं की खेती होती है, जैसा कि यहाँ पर गेहूं लगा मतलब किसान भाई इसको काट सकते हैं और गेहूं की खेती 15-16 दिसंबर तक कर सकते हैं। और आजकल 15-16 दिसंबर जो है एक समय से गेहूं बोने के लिए वैज्ञानिक संस्तुत करते हैं। तो एक ही खेत से किसान भाई जो है दाल और रोटी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो खेत की जो उर्वरा शक्ति है विशेष करके अरहर बोने से काफ़ी जो है अच्छी हो जाती है। तो दलहनी फसलों का जो है हमारी जो फसल प्रणाली है किस प्रकार से उसमें समायोजन हो, चूँकि अरहर एक प्रमुख फसल है और हम लोग उत्तर भारतीय सभी लोग अरहर की दाल ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, इसलिए ये जो अल्पकालिक अरहर है इसका जो है समायोजन आप करके उसमें जो है फिर बाद में गेहूं की भी बुआई करके एक अच्छा उत्पादन गेहूं का भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि किसान भाई जो है अगर अरहर की प्रजाति बुआई करते हैं और ऐसी जो प्रजाति जिसके बाद वो गेहूं की बुआई कर सकते हैं तो दाल और रोटी दोनों का एक साथ इंतजाम हो सकता है। साथ साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर चने की फसल की बुआई कर रहे हैं तो सामयिक तौर पर उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें? जो हमने बताया कि जैसे अरहर है उसमें भी फली बेधक कीट लगता है। साथ ही साथ जो हमारा ये समय आ रहा है चने का, इस समय पूरी तरह से चना फूल की अवस्था में है। बस एक अच्छाई ये है कि चने में अगर कोहरा थोड़ा बहुत पड़ता भी है 2-4 दिन तो चने में जो फूल है उसके फूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे चने में भी ये सावधानी के बतौर हमारे फलियां लगनी शुरू होती हैं तो क्योंकि इसका भी एक जो कीड़ा है जिसको कि फली बेधक कहते हैं और चने में 1-2 मतलब फलियों में 1 या 2 दाने पड़ते हैं।
और वो अगर हमारा फली बेधक लग जाता है तो वो फलियां पूरी तरह से दाने से वंचित हो जाती हैं और उत्पादन 40 से 50% तक प्रभावित हो जाता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आजकल जो है हम लोग दवाइयाँ, थोड़ा सा पहले जो दवाइयाँ थी विशेष करके इंडोसल्फान का प्रयोग अब जो है वर्जित हो गया है। एक दवा है इंडोक्साकार्ब दवा का प्रयोग किसान भाई 15 फरवरी तक अपने चने की फसल जिन्होंने अक्टूबर के अंत में या नवंबर के प्रथम पखवाड़ा में बोया है, तो इस समय पूरी तरह से फसल जो है फूल की अवस्था में है। कहीं कहीं पर फलियां भी लगी हैं जो अक्टूबर के महीने में बोए हुए हैं। तो कीड़ा आने की जब इस तरह का बदली वाला मौसम होता है तो कभी कभी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो इनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो किसान भाई एक तो अपने खेतों में जा कर के पौधे के नीचे कोई तौलिया गमछा बिछा करके या कोई अखबार बिछा करके पौधे को थोड़ा सा अगल बगल उसको हिला लें तो उसको देखेंगे कि हरी हरी जो हमारी इल्लियाँ हैं, जिनको इल्ली बोलते हैं फली बेधक की, अगर उनको दिखाई देती है, अगर 8-10 पौधे में 1-2 भी इल्ली दिखाई दे दी तो हमको अब उसका प्रबंध करना जो है फरवरी के प्रथम पक्ष में बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब फलियां ज़्यादा मात्रा में लग जाती हैं और कीड़ा लग जाता है तो उस समय प्रबंधन जो है अच्छी तरीके से नहीं हो जाता है। तो सावधानी के बतौर पर इंडोक्साकार्ब की मात्रा जैसे अरहर में 1 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर केवल आधा मिलीलीटर, माने अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो 1 ढक्कन दवा इंडोक्साकार्ब की किसान भाई जो है अगर छिड़काव कर देते हैं तो अरहर जो चना है उसमें जो फली बेधक कीड़ा लगता है उसके जो है हम प्रबंधन कर सकते हैं और जो उत्पादकता 30 से 40% तक प्रभावित होती है उससे भी बचा करके हम चने का उत्पादन 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई जो है प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई मटर की बुआई कर रहे हैं तो इस समय सामयिक तौर पर वो क्या क्या ध्यान रखें? ये विशेष करके जो मटर है, मटर की जो फसल है उसमें इस समय पूरी तरह से फूल और फलियां भी लगी हुई हैं और कहीं कहीं पर किसानों ने मतलब थोड़ा सा किसान भाई कभी कभी क्या होता है नवंबर के 20-25 नवंबर तक भी मटर की खेती करते हैं। जो हमारी विशेष करके दाने वाली मटर है, हम लोग विशेष करके दाने वाली मटर पर काम करते हैं और हमारे संस्थान ने बहुत अच्छी अच्छी मटर की प्रजातियां विकसित किया है जिसमें विकास है, अमन है, आदर्श है, प्रकाश है। ये सब फसलें जो है इस समय फूल और फली दोनों की अवस्था में, कुछ बौनी प्रजातियाँ हैं, कुछ बड़े प्रजातियाँ होती हैं। तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि इस समय किसान भाई जैसे अगर उनको लगता है अगर पानी, एक तो पानी देने की बात आती है मटर में, एक पानी जो है किसान भाई मटर में जो है फूल की अवस्था में भी दे सकते हैं, फली के भी अवस्था में दे सकते हैं। क्योंकि एक मटर ही ऐसी फसल है जिसमें कि फूल की अवस्था में पानी देने पर कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब इसमें कोई फ्लावर जो है जो कहते हैं ना कि फूल झड़ जाता है, तो इसमें फूल नहीं झड़ता है। एक तो एक सिंचाई कर दें, सिंचाई के 8 से 10 दिन बाद जो है लगभग 50 से 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। और कभी कभी क्या होता है, जैसे फली की अवस्था में है फसल तो इसमें भी फली बेधक कीट का जो है प्रकोप हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रकोप मटर के फसल में कम होता है। फलियों में विशेष करके अरहर और चना की तुलना जब हम करते हैं तो इसमें भी आप वही दवा जो हमने बताया था इंडोक्साकार्ब दवा, आधा मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से, माने 10 लीटर की बाल्टी में 1 ढक्कन दवा डाल करके इसका हम छिड़काव करके फली बेधक से बच सकते हैं। लेकिन मटर में विशेष करके हमको इस समय एक पानी देना और यूरिया की जो हम टॉप ड्रेसिंग की बात करते हैं उसको किसान भाई अवश्य कर दें। तो मटर की पैदावार तो कम से कम 30-32 कुंटल, माने 12-13 कुंटल जो है प्रति एकड़ किसान भाई मटर से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मटर में जो है उत्पादन क्षमता और जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अगर मसूर की बात करें तो हम किसान भाई कौन कौन सी सावधानियां बरतें? मसूर की फसल हमारी जो किसान भाई हैं विशेष करके असिंचित जो हमारा क्षेत्र है, चाहे वो धान के बाद करते हैं जिसे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर धान की खेती होती है, धान के बाद खेत में बहुत अच्छी नमी रहती है, वहाँ भी असिंचित में करते हैं। बुंदेलखंड के जो हमारे किसान भाई हैं वो मोनोक्रॉपिंग माने एकल फसल प्रणाली में करते हैं, जहाँ पर कि पूरी तरीके से बरसात में खेत खाली रहता है और जैसे ही रबी का मौसम आता है 15-20 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक हमारे बुंदेलखंड के किसान भाई मसूर की जो है बुआई कर देते हैं। और इस समय विशेष करके बुंदेलखंड के किसान भाइयों का जो मसूर है पूरी तरीके से फली की अवस्था में आ गया है। लेकिन जो इस तरह का मौसम होता है पिछले साल देखा
जाए तो एक माहू कीट है, जो मसूर का ही माहू कीट है, जो कि थोड़ा हरा रंग का होता है, जो सरसों का माहू एकदम काला होता है। ये माहू से इतना कभी कभी नुकसान होता है, इस समय विशेष करके माहू जो है मसूर के खेत में भयंकर रूप में लगते हैं, और इसका अगर हम प्रबंधन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि 80-90% तक कभी कभी किसान भाई खेतों में काटने भी नहीं जाते हैं। तो ये एक समय है जिसमें कि माहू की निगरानी किसान भाई खेतों में जाके करें। अगर वो माहू एकदम सरसों की तरह पूरे पत्तियों से लेकर के जो उसका पूरा तना होता है पूरा भर जाता है, तो ऐसे में किसान भाइयों को एक डाइमेथियोड दवा है जिसको कि रोगर के नाम से प्रत्येक जो है हमारी कृषि रक्षा इकाई से लेकर के जो स्थानीय दुकान वाले हैं जो कि हमारे केमिकल्स को बेचते हैं, रसायन को बेचते हैं, उनको रोगर को वहां से ले आवें, और 1 एकड़ में लगभग आधा लीटर जो है दवा पर्याप्त होती है। माने 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा जो रोगर की है वो किसान भाई अगर प्रयोग कर लेते हैं, अगर माहू का तो बहुत अच्छा उत्पादन, मसूर का भी समझ लीजिए कि 15 से 20 कुंटल जो है औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो है किसान भाई। केवल मसूर का जो सबसे भयंकर कीट है वो है मसूर का माहू, और इसी समय उसके लगने की संभावना होती है। तो इसका किसान भाई अवश्य प्रबंध करें, अवश्य निगरानी करें, तो उत्पादन जो है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब आपने जो अभी हमें जानकारी दी है कि इस समय किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें, और मुख्यतः बात से साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार जो खेत का निरीक्षण करते रहें, जो भी रोग या कीट लग रहे हैं उनसे बचाव के उपाय वो लगातार करते रहें। हमें उम्मीद है कि किसान भाई जो है सारी बात समझ में आई होगी और इसका वो अमल करेंगे और एक बेहतर उपज प्राप्त करेंगे। सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन।
हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसान भाइयों, रवि सब्जियों में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं इस वक्त सामयिक तौर पर, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि सामयिक तौर पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, बीमारियां या कीट लग जाते हैं उनसे कैसे बचाव करना, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय को विस्तृत तौर पर बताने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से सहायक प्राध्यापक डॉक्टर MR दवास जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि इस वक्त हम आलू के खेत में खड़े हैं, तो मैं आपसे सीधे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये किस तरह की बीमारी है डॉक्टर साहब? देखिए, जो ये बीमारी है ये वाली, इसमें पत्तियां आप देख रहे होंगे, हमारे किसान भाई भी देख रहे हैं, ये पत्ती ऊपर की तरफ को मुड़ जाती हैं जी। इसको हम वायरस जनित बीमारी है और लीफ रोलर कहते हैं। लीफ पत्तियां जो हैं वो रोल कर जाती हैं, वायरस से ये बीमारी फैलती है। तो इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को करना क्या है कि एक सबसे पहला जो है उनका हिसाब है कि वो जो वायरस से प्रभावित फसल है उससे बीज ना लें किसी भी दशा में। शुरुआत में ये जो वायरस है ये बीज से खेत में आता है और इसके बाद एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंचाने का वाहक का काम जो है वो कीट करता है। अगर नियंत्रण की बात करें तो इस तरह के बीमारी से प्रभावित पौधों का बीज ना लें। नंबर 2, अगर किसी दशा में इस तरह के पौधे दिखाई देते हैं तो शुरू में ही उनको नष्ट करके और इसका जो वाहक कीट होता है सफ़ेद मक्खी मुख्य रूप से, उसको नियंत्रण का काम करें। उसके लिए प्रोफेनफास एक रसायन आता है कीटनाशी, 1 मिलीलीटर रसायन 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसका हम अपनी फसल पे परनीय छिड़काव कर देते हैं। देखिए किसान भाइयों, इस पत्ती पे आप इस तरह के जो है लक्षण देख रहे हैं कि जो किनारा है और पत्ती के जो किनारा है इसको विशेष तौर से देख लें। इस तरह से किनारे पे और पत्ती की जो नोक होती है उस पे जो ये लक्षण आ रहे हैं ये पिछेती झुलसा के हैं। इसमें अगर हमारे किसान भाई आप जरा सी भी लापरवाही किए तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि ये समय जो है इसके अनुकूल चल रहा है। तो ऐसे इसके प्रबंधन की तुरंत किसान भाई को जो है प्रयास करना चाहिए। प्रबंधन के लिए एक रसायन आता है रीडोमिल MZ72 के नाम से, उसमें मेटालेक्सिल और मैंकोजेब 2 रसायन मिले होते हैं। बहुत कारगर है ये। 2 ग्राम रसायन 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के खुली धूप में, यहाँ मैं फिर से यही कहूँगा कि खुली धूप में अपने खेत पे जो है परनीय छिड़काव कर दें और इस छिड़काव को 10-12 दिन के अंतराल पे पुनः दोहरा दें। तो ऐसी दशा में जो ये बीमारी है काफ़ी हद तक इसका प्रबंधन हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम, जैसे जो गोलाकार जो धब्बे होते हैं पत्तियों पे, जैसे ये धब्बा है, इसको हमारे किसान भाई कायदे से देख लें। अगेती और पिछेती जो झुलसा आती है उसमें यही अंतर है। जो अगेती झुलसा आती है उसमें पत्ती के बीच में गोलाई लिए हुए काले काले धब्बे बनते हैं और इनके चारों तरफ का स्थान जो है वो पीला हो जाता है। इसको हम अगेती झुलसा कहते हैं। ये रोग भी फफूंदी जनित है और इस रोग के लक्षण दिखाई देने पे, जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दें तो किसान भाई जो हैं, एक मैंकोजेब एक रसायन आता है, उस मैंकोजेब रसायन को ले लें और 2 से 2.5 ग्राम रसायन 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और अपने खेत पे जो है खुली धूप में परनीय छिड़काव कर दें। तो इस अगेती झुलसा से काफ़ी हद तक जो है उनके जो इस बीमारी है इसका प्रबंधन हो जाएगा। तीसरी एक और दिक्कत इस समय पे आती है आलू की फसल में, जो किसान भाई हमारे देखें, जो पत्तियों पे बहुत छोटे छोटे से धब्बे बन जाते हैं, ये कत्थई रंग के बहुत छोटे छोटे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगेती झुलसा और इस बीमारी का नाम है वो है सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा जो है इसमें और अगेती झुलसा में यही अंतर है कि इसमें पत्ती पे जो है
धब्बों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगेती झुलसा में 1-2 धब्बा होता है, वो बड़ा होता है, और इसमें जो है बहुत से धब्बे छोटे छोटे जो हैं फैले हुए होते हैं। अगर इसके निदान हमारे किसान भाई करने में थोड़ा समय लगा देते हैं तो ये जो धब्बे हैं ये फैल के एक जैसे हो जाते हैं और पत्ती पूरी को घेर लेते हैं, तो पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है। इसके अगर प्रबंधन की बात करें तो इसके प्रबंधन को भी हम मैंकोजेब एक रसायन आता है, फफूंदीनाशक होता है, 2 से 2.5 ग्राम वही रसायन लेना है और उसको 1 लीटर पानी में घोल के इस हिसाब से वो अपना घोल बना लें और खुली धूप में इसका भी परिणय छिड़काव कर दें, तो इस बीमारी से जो है काफ़ी हद तक जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं। 31 जनवरी 2013 को केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री श्री आनंद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मेंथाल मिंट की खेती के लिए नवीन कृषि पद्धति पुस्तक का विमोचन किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि परंपरागत फसलों की तुलना में औषधीय फसलों से अधिक लाभ मिलता है तथा इन फसलों में नीलगाय तथा दूसरे जानवरों से नुकसान भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊसर भूमि पर खस जैसी फसलें लगाकर किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सीमैप के वैज्ञानिकों द्वारा मेंथा और दूसरे सगंध तथा औषधीय फसलों पर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कोई भी तकनीकी जो होती है उसमें खास करके कृषि तकनीकी उसमें मृदा और जलवायु की दशाओं के हिसाब से थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे कि ये जो तकनीकी हमने विकसित की है, बलुई दोमट जमीन है, उसके आधार पर आंकड़े हैं। अगर आपकी जमीन इससे अच्छी है तो इसकी खास करके दूरी वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। ये अगर जमीन आपकी खराब है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। साथियों, नींबू घास हमारे देश का ही पौधा, कहीं बाहर का नहीं है, आप लोग जानते भी हैं। अब फार्म में जब जाएंगे तो मेड़ों में जो ढाल में लगा हुआ है वही नींबू घास है। और नींबू घास ऐसी फसल है कि सिंचित में भी होगी, असिंचित में भी होगी। आप नए बाग लगा रहे हैं उसके बीच में करें, अगर जमीन का पीएच ज्यादा है उसमें भी करें, उबड़ खाबड़ जमीनें हैं उसमें भी लगाएं। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि आप प्रजाति का चुनाव आपको करना है। यहाँ से हम 2 ही प्रजातियां आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उन पर ध्यान दें, जो सबसे ज्यादा उपज देने वाली है। अगर आपके पास सब साधन है, सिंचाई का साधन है, तो उसमें हमारी आप कृष्णा वैरायटी जो पहले 5-7 साल से हम अपने किसानों को दे रहे हैं, उसमें तेल का प्रतिशत पूरे देश में कहीं भी 0.8% से नीचे नहीं है, उसको लगाएं। और आप बिल्कुल, अगर आप जहां आपके पास एक बूंद पानी नहीं है, जैसा बुंदेलखंड का हिस्सा है, बरसात के अलावा कोई पानी नहीं है, उनके लिए हमारी स्वर्णा प्रजाति है। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि बैंकों द्वारा भी औषधीय तथा सगंध फसलों की खेती के लिए ऋण दिया जा रहा है। मेले में किसानों ने बड़ी संख्या में औषधीय एवं सगंध पौधों की नई तकनीक की जानकारी प्राप्त की। मेले में औषधीय पौधों से संबंधित स्टॉलों पर किसानों ने रुचि दिखाई। इन स्टॉलों पर हर्बल प्रोडक्ट, अगरबत्ती बनाने की तकनीक, गुलाब जल आसवन, प्रकाशित साहित्य तथा उन्नत कृषि यंत्रों से संबंधित जानकारी किसानों को दी गई। देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए किसानों ने सीमैप द्वारा आयोजित किसान मेले की प्रशंसा की। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है, मैं बाराबंकी जनपद के टीकापुर गांव से आया हूं। यहाँ जो सीमैप में किसान मेला चल रहा है, यहाँ आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या आप हासिल कर रहे हैं यहाँ से? यहाँ जो ये किसान मेला लगा हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार की सुगंधित औषधियों के बारे में बताया गया, उनकी खेती करने के बारे में बताया गया है। कालमेघ है, लुगरा है, आर्टिमिसिया है, पेपरमिंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी टेक्निक, जिनका संवर्धन, जो नई नई यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, उसको ये लोग जो है किसान को ट्रांसफ़र करते हैं।
आपने कोई नई टेक्नोलॉजी ली, यहाँ से कुछ मिला आपको? जी हाँ, यहाँ जो एक कोसी की जो पेपरमिंट की एक नई प्रजाति डेवलप हुई है वो किसानों को दी जा रही है। मैं सर जसवीर सिंह हरगांव सीतापुर से आया हूँ। मैंने सुना तो बहुत बार था CMAP के बारे में, लेकिन आके जो यहाँ पे देखने को मिला है बहुत ही अच्छी चीज़ें मिली हैं। मतलब आजकल के ज़माने में यूरिया का तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, उससे हट के जो हमको देखने को मिला है, वो जो सुनने को मिला है बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ से लिए भी जा रहे हैं। औषधीय पौधों के बारे में क्या क्या सुना है आपने? औषधि पौधों के बारे में मतलब अच्छी चीज़ ही जो भी जानकारी मिली है बहुत बढ़िया मिली है यहाँ पे आके, जो शायद बाहर कहीं भी जाके आज तक नहीं मिली है। मेरा नाम आनंद चंद दीक्षित है, सीतापुर जनपद ग्राम व पोस्ट बमहोरा से आया हूँ और जिले पे समुचित जानकारी जिला कृषि अधिकारी या अन्य व्यवस्थाओं से नहीं, पेपर में मैंने देखा और मैं यहाँ पे पहुँचा। और यहाँ आपने क्या क्या सीखा? मैंने उन्नत किस्म की प्रजातियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, मैं नया किसान हूँ, उससे कुछ प्रेरणा ली। मेरा नाम शंभू शरण भारतीय है, मैं बिहार उत्तरी बिहार से मधेपुरा जिले से आया हूँ जी। आपने क्या क्या सीखा? यहाँ मुझे सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन जो मेरी ज़रूरत की सबसे ज़्यादा चीज़ थी, मैं सतावर पर काम कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, कालमेघ की खेती कर रहा हूँ, अश्वगंधा की खेती कर रहा हूँ, पिपली की खेती कर रहा हूँ मूल रूप से। तो उसमें मुझे नई जानकारी मिली इस बार कि उसका एक्यूरेट वज़न क्या होगा, एक्यूरेट उपज क्या होगी, ये सब की नई जानकारी मिली, चूँकि मुझे इसमें पहली बार आने का मौका मिला है। मंजू बंशवार, मैं महमूदाबाद से हूँ, ग्राम बुड़कुला। आपने यहाँ क्या क्या सीखा? यहाँ पे जो हॉल में हम लोगों को प्रशिक्षण मीटिंग में बुलाया गया था, मीटिंग हो रही थी, उसमें बताया गया किसानों के क्या अधिकार हैं, किसान किस प्रकार से सक्सेस है और किस तरीके से खेती की जाए। इसलिए हमको यहाँ पे आने पे जानकारी हुई कि हमारे किसान के क्या क्या अधिकार, हमको किस तरीके से मतलब खेती को बढ़ाना है और बढ़ा करके बाहर ले जाना है, और कैसे हमारा उचित मूल्य हमको मिलेगा और हम कैसे अपनी मतलब सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।